नमस्कार। मैं फिर राकेश सोनी आपके सामने। स्टूडेंट्स और साथियों, अपन ने जो टॉपिक चला रखा है उससे आगे अपन चलते हैं। कल तक अपन ने गैमेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस के बारे में पढ़ा था कि वो प्रक्रियाएं कैसे होती है। अब बात ये आती है कि ये जो दोनों गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, यानी शुक्राणु और अंडाणु, इनकी संरचना कैसे होती है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं शुक्राणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु के बारे में अपन ने पढ़ रखा है कि शुक्राणु नर युग्मक है, अगुणित है और गतिशील है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान शुक्राणु का निर्माण हुआ था। शुक्राणु की संरचना में 3 भाग होते हैं: शीर्ष भाग, मध्य भाग और उसकी पूंछ। अगर डायग्राम से साथ साथ अपन पढ़ें तो शुक्राणु का शीर्ष भाग या सिर भाग है, वो अलग अलग जंतुओं में उसका आकार अलग अलग प्रकार का होता है। मनुष्य में शुक्राणु का शीर्ष भाग है, उसका आकार चम्मचनुमा होता है। इस शीर्ष भाग में एक बड़ा अगुणित केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये मान लेते हैं एक बड़ा अगुणित केंद्रक है। केंद्रक में गुणसूत्र हैं आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, और प्रोटेमीन प्रोटीन पाई जाती है। तो शुक्राणु के शीर्ष में गुणसूत्र है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, और प्रोटेमीन प्रोटीन है। इस शीर्ष भाग के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। उस टोपीनुमा संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। ये गोल्जी काय किसकी है? स्पर्मेटिड की है। अपन ने पढ़ा था कि प्रत्येक एक स्पर्मेटिड एक शुक्राणु में रूपांतरित होता है स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान। तो स्पर्मेटिड का जो गोल्जी काय है, उस गोल्जी काय से शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। उस टोपीनुमा स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम क्या काम करता है? ये एक्रोसोम निषेचन के दौरान अंडाणु के चारों ओर जो 2 आवरण थे, उन आवरणों को गलाने का कार्य करता है। इस एक्रोसोम से शुक्राणु अंडाणु लयनकारी एंजाइम स्पर्म लाइजीन स्रावित होते हैं। स्पर्म लाइजीन्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है हाई ल्यूरोडिनेज और दूसरा स्पर्म लाइजीन होता है एक्रोसीन। तो क्वेश्चन क्या बना कि शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? आंसर आएगा एक्रोसोम। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि एक्रोसोम का निर्माण किस से होता है? कौन से कोशिकांग से होता है? तो एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। ये गोल्जी काय किसकी है? स्पर्मेटिड की है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि एक्रोसोम का क्या कार्य है? तो एक्रोसोम का कार्य है निषेचन के दौरान अंडाणु भेदन का कार्य है। और अंडाणु भेदन एक्रोसोम कौन से एंजाइमों से करता है?
उन एंजाइमों को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? स्पर्म लाइजिन्स। स्पर्म लाइजिन्स एक्रोसोम से स्रावित होते हैं, वो कौन से हैं? एक है हाइलुरोडिनेज और एक है एक्रोसीन। अब प्रश्न ये उठता है कि स्पर्मेटिड में सारे गोल्जी काय क्या एक्रोसोम बनाते हैं? नहीं। जो गोल्जी काय एक्रोसोम का निर्माण नहीं करते हैं, उन गोल्जी काय को एक नाम दिया जाता है गेलिया कैपेटिस। तो गेलिया कैपेटिस क्या है? गेलिया कैपेटिस है स्पर्मेटिड के वो गोल्जी काय जिनसे एक्रोसोम का निर्माण नहीं होता है। अब शुक्राणु के शीर्ष के आधार पर एक गर्त पाया जाता है। इस गर्त को परफोरेटोरियम बोलते हैं। परफोरेटोरियम। इस परफोरेटोरियम में शुक्राणु के इस परफोरेटोरियम में तारक केंद्र पाया जाता है। तारक काय सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब ये सेंट्रोसोम है, उसमें दो सेंट्रियोल हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं। एक सेंट्रियोल या तारक केंद्र है वो समीपस्थ तारक केंद्र कहलाएगा, दूसरा दूरस्थ तारक केंद्र कहलाएगा। इन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। समीपस्थ तारक केंद्र का कार्य होता है तरकु तंतुओं का निर्माण करना, और दूरस्थ तारक केंद्र का कार्य होता है शुक्राणु की अक्ष का निर्माण करना। ये मान लेते हैं शुक्राणु की अक्ष है। अब इस शुक्राणु की अक्ष के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और उन माइटोकॉन्ड्रिया का एक सर्पिल आवरण शुक्राणु में बन जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया से सर्पिल आवरण जो बना, इस सर्पिल आवरण को निबेन कर्ण आच्छद कहा जाता है। निबेन कर्ण आच्छद कहा जाता है। तो निबेन कर्ण आच्छद से निर्मित जो पार्ट बना शुक्राणु का, वो पार्ट शुक्राणु का मध्य भाग कहलाता है। तो ये शुक्राणु का क्या हुआ? मध्य भाग हुआ। इस मध्य भाग को ऊर्जा कक्ष भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष कौन सा भाग होता है? तो ऊर्जा कक्ष होता है शुक्राणु का मध्य भाग। और यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन बना कि निबेन कर्ण आच्छद, निबेन कर्ण आच्छद किससे बनता है? तो निबेन कर्ण आच्छद माइटोकॉन्ड्रिया से निर्मित होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी किसके हैं? स्पर्मेटिड के हैं। और इस अक्षीय तंतु का निर्माण किससे होता है? तो अक्षीय तंतु का निर्माण हुआ दूरस्थ तारक केंद्र से। समीपस्थ तारक केंद्र का कार्य क्या है? तरकु तंतुओं का निर्माण करना। अब यहाँ पर दूरस्थ जो तारक केंद्र है वो आधारी भाग का भी काम करता है और इससे पूंछ के अक्षीय तंतु का भी निर्माण होता है। तो तीसरा पार्ट शुक्राणु का है वो है पूंछ। ये मान लेते हैं ये शुक्राणु की क्या है? पूंछ है। शुक्राणु की पूंछ शुक्राणु का सबसे लंबा पार्ट है। ये हो गया शुक्राणु का थर्ड पार्ट पूंछ। ये हो गया शुक्राणु का सेकंड पार्ट मध्य भाग, और ये हो गया शुक्राणु का फर्स्ट पार्ट सिर या शीर्ष भाग। शुक्राणु की जो पूंछ है उसके अक्षीय तंतु में 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास पाया जाता है और पूंछ की तरंगित गति से ही शुक्राणु क्या करता है? गति कर सकता है। क्योंकि अपन ने शुरू में पढ़ा था कि शुक्राणु एक गतिशील नर युग्मक है। तो पूंछ की सहायता से शुक्राणु क्या करता है? गति करता है। साथियों, शुक्राणु के मध्य भाग के आधार पर एक वलय पाई जाती है।
इस वलय को जेनसन वलय कहा जाता है या मुद्रिका वलय कहा जाता है। एक बार बोर्ड एग्जाम ने एक क्वेश्चन दिया कि यदि शुक्राणु में मुद्रिका वलय या जेनसन वलय न हो तो क्या होगा। तो देखिए, इस जेनसन वलय का कार्य होता है इस निबेन कर्ण के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको व्यवस्थित रखना, उनको नीचे आने से रोकना। तो अगर जेनसन वलय नहीं होगी तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो नीचे की ओर खिसक जाएंगे। ये इसका आंसर होगा। अब शुक्राणु के अंदर राइबोसोम, संचित भोजन, केंद्रिका, अंतःपर्दवी जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, रिजर्व फूड और राइबोसोम, इनका शुक्राणु में अभाव होता है। तो वे कौन से कोशिकांग हैं जिनका शुक्राणु में अभाव होता है? तो एक कोशिकांग तो हुआ राइबोसोम, एक कोशिकांग हुआ केंद्रिका, एक कोशिकांग हुआ अंतःपर्दवी जालिका। शुक्राणु के बाद मादा युग्मक अंडाणु की स्ट्रक्चर भी अपन साथ में पढ़ते हैं। साथियों, स्तनधारियों में अंडाणु जो होते हैं वो अपीतकी, सूक्ष्म पीतकी भी कह सकते हैं, समपीतकी प्रकार के होते हैं। अर्थात इस अंडाणु में जो मादा युग्मक है उसमें यौक की मात्रा या तो बहुत ही कम होती है या नगण्य होती है, इसलिए इसको अपीतकी और सूक्ष्म पीतकी कहा जाता है। और यौक संपूर्ण अंडे में समान मात्रा में अगर होता है तो वो वितरित होता है, इस कारण से समपीतकी प्रकार का अंडा होता है। अंडा है उसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। ये मान लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली है और इसमें एक बड़ा अगुणित केंद्रक है और यौक भरा हुआ है। अंडकला या अंडाणु की जो झिल्ली है उसके बीच में यहाँ पर थोड़ा सा अवकाश होता है और ध्रुवीय काय पाई जाती है। उस अवकाश में ध्रुवीय काय पाई जाती है। अंडाणु के बाहर एक आवरण जो अकोशिकीय होता है, उस अकोशिकीय आवरण को जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। ये मान लेते हैं अकोशिकीय आवरण जोना पेल्यूसिडा है। और इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर पुटकीय कोशिकाओं से निर्मित, फॉलिकल सेल से निर्मित एक अन्य आवरण पाया जाता है। उस अन्य आवरण को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो अंडाणु के बाहर दो आवरण हो गए। सबसे बाहर वाला आवरण जो पुटकीय कोशिकाओं से निर्मित है, उस पुटकीय कोशिकाओं से निर्मित आवरण को हमने क्या कहा? कोरोना रेडिएटा। और उसके अंदर अकोशिकीय आवरण है, उस अकोशिकीय आवरण को हमने क्या कहा? जोना पेल्यूसिडा। अगुणित केंद्रक है, अंडाणु है वो अपीतकी है, सूक्ष्म पीतकी है, समपीतकी है, अगुणित है और अचल है, मादा युग्मक है, अंडजनन की क्रिया से निर्मित होता है। थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया। आगे भी आशा करते हैं कि आप हमें अपना साथ देते रहेंगे। थैंक यू।